फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम अपने नए चैप्टर 9 जैविक अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स पर हैं। जीवमंडल में जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उन सभी का अपना एक जैव तंत्र होता है। जैव तंत्र अजैविक परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनता है। जैव तंत्र में बहुत से जटिल अम्ल हैं जिनके बारे में आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल जिन्हें केंद्रक अम्ल भी कहा जाता है, और एंजाइम। इसके अतिरिक्त लिपिड, हार्मोन्स भी इसी प्रकार के अवयव हैं। हमारे भोजन में हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की प्राप्ति होती है। ये दो प्रकार के अवयव जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइम कहा जाता है, इनका निर्माण जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। कुछ सरल अणु जैसे विटामिन्स और खनिज लवण भी इस जैव प्रक्रिया का ही एक भाग बनते हैं। अगर रासायनिक संगठन की दृष्टि से देखें तो उपपरमाणविक स्तर, परमाणविक स्तर और आणविक स्तर पर इन जैव अणुओं की संरचना हो सकती है। जीव पदार्थ, अभी पिछले चैप्टर में हम लोग जीव द्रव्य के बारे में पढ़ रहे थे कोशिका की संरचना में, तो उसी चीज को लेते हैं कि जीव पदार्थ एक तरल जलीय विलयन है जिसमें 50 से लेकर 90% तक जल होता है, यानी उसका मूल आधार जल। इस जल में लगभग 99% कार्बनिक यौगिक घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ये कार्बनिक यौगिक अलग अलग मात्राओं में जीवों के ऊतकों में मौजूद होते हैं। तो इन्हीं कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु या जैविक अणु कहा जाता है। जीव पदार्थ की इस संरचनात्मक और क्रियात्मक संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की जैव रसायन शाखा कहलाती है, जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आणविक संरचना के आधार पर जैविक अणु दो प्रकार की श्रेणियों के हैं। कि अगर जैविक अणुओं का वर्गीकरण किया जाए तो जैविक अणुओं की दो कैटेगरी बनती है, सूक्ष्म अणु और वृहद अणु। संरचनात्मक रूप से कम अणुभार और सरल रासायनिक संरचना वाले अणु सूक्ष्म जैव अणु कहलाते हैं। इस श्रेणी में आते हैं सरल एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसीय अम्ल, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड। जबकि वृहद अणु ये जटिल अणुभार या बड़े अधिक अणुभार वाले संरचना में जटिल अणु होते हैं, इन्हें वृहद अणु कहते हैं। इस प्रकार के अणुओं का निर्माण
सूक्ष्म अणुओं के बहुलकीकरण से होता है। यानी ऐसे सूक्ष्म अणु एक निर्धारित क्रम में जुड़कर ऐसे बृहत अणुओं का निर्माण करते हैं जिनकी संरचना काफी बड़ी होती है। बृहत अणुओं की श्रेणी में प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल और इसके अतिरिक्त पॉलीसेकेराइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग हैं, इस प्रकार के अणु आते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार के जैविक अणु की चर्चा करनी है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है और ये सरल सूत्र CnH2nOn को फॉलो करता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के संयोजन से बने कार्बनिक यौगिक, जिनका सरल सूत्र CnH2nOn होता है, जो हमारे भोज्य पदार्थों का मुख्य अवयव है और ऊतकों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा अवयव है जो हमारी डेली नीड का 55 से 75% एनर्जी को सप्लाई करता है। विभिन्न अनाजों जैसे कि गेहूं, चावल और दालें कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य मतलब कार्बन के हाइड्रेट से है, इसीलिए ये CnH2nOn सूत्र को फॉलो करता है, जिसका एक संरचना सूत्र CnH2ON मतलब नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐड होने पर कार्बोहाइड्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए इनको कार्बन के हाइड्रेट्स कहते हैं। सामान्यतया ये शर्करा या शर्करा के यौगिक होते हैं, मीन शुगर्स के, इसलिए इनको सेकेराइड कहते हैं। इनमें जो रासायनिक स्वरूप है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड्स होते हैं। एक छोर पर कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड तथा मध्य में उपस्थित कार्बोनिल समूह कीटोन कहलाता है। यानी इस कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। अब ये कीटोन ग्रुप इस कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर के मध्य में स्थित है, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप इसके एक छोर पर मौजूद होता है। ये एल्डिहाइड समूह का संकेत है जो कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला के किसी एक छोर पर होगा, और ये कीटोन समूह का संकेत। यदि एल्डिहाइड समूह युक्त कार्बोहाइड्रेट या सेकेराइड है तो उसे एल्डोज कहते हैं, और अगर कीटोन समूह युक्त ग्लूकोज का कोई स्ट्रक्चर या शुगर की कोई संरचना या कार्बोहाइड्रेट की कोई संरचना है तो उसे कीटोज शुगर कहा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के हैं, जिन्हें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे सिंपल या साधारण संरचना वाले अणु मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट हैं, सरलतम शर्कराएं हैं। प्रत्येक अणु में 3 से लेकर 7 तक कार्बन परमाणु हो सकते हैं।
ये ध्रुवीय विलायक जैसे जल इत्यादि में घुलनशील हैं, पर अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील। डाइसैकेराइड सामान्य रूप में पाई जाने वाली एक ओलिगोसैकेराइड है जो दो मोनोसैकेराइडों के जुड़ने से निर्मित होती है। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बहुलक हैं, इसीलिए पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन्स भी कहते हैं। ये 10 से लेकर कई हजार मोनोसैकेराइड अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने पर प्राप्त होते हैं, इसलिए पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड का बहुलक है। और बहुलक है इसलिए मोनोसैकेराइड यदि सूक्ष्म अणु की श्रेणी में आएगा तो पॉलीसैकेराइड बृहत अणु की श्रेणी में रखा जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की यह 3 प्रकार की संरचनाएं हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिसमें कार्बन श्रृंखला के सिरे पर एल्डिहाइड समूह और मध्यवर्ती कार्बन से जुड़ने पर कीटोन समूह प्रदर्शित होता है। एल्डिहाइड समूह युक्त शर्करा एल्डोज और कीटोन समूह युक्त शर्करा कीटोज शुगर कहलाती है। मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज इसका सबसे मुख्य एग्जाम्पल है। दुग्ध में मिलने वाली लैक्टोज शर्करा का स्तनधारियों की स्तन ग्रंथि में संश्लेषण ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज से होता है। ग्लूकोज को जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ या यूनिवर्सल फ्यूल सब्सटेंस कहते हैं। अभी आपको बताया कि किस प्रकार मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से डाइसैकेराइड का एक अणु बनता है। इसके एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि। एक समीकरण के माध्यम से सुक्रोज का बनना देखें कि जब C6H12O6 यानी ग्लूकोज का एक अणु C6H12O6 यानी ग्लूकोज के ही किसी दूसरे अणु के साथ जल अपघटित होता है तो C12H22O11 बनता है और H2O का एक अणु पृथक होता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं और मोनोसैकेराइड की यह कैटेगरी ग्लूकोज कहलाती है। ये एक डाइसैकेराइड है, इसे सुक्रोज कहते हैं, जो डाइसैकेराइड का एक एग्जाम्पल। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज मोनोसैकेराइडों से व्युत्पन्न होने वाले डाइसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बहुलक हैं। जैसा कि आपको बताया कि एक पॉलीसैकेराइड बहुलक के निर्माण में 10 से लेकर कई हजार तक मोनोसैकेराइड अणुओं का संयोजन हो सकता है। इनके निर्माण में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज आदि शर्कराएं भाग लेती हैं। ये अणु भी जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड अणुओं में टूट जाते हैं और इन अणुओं के लिए सामान्य सूत्र C6H11O5 के N मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक बहुलक है। जब इस संरचना सूत्र के N अणु आपस में जुड़ेंगे तब पॉलीसैकेराइड अणु का निर्माण होगा। पॉलीसैकेराइड को कई भागों में वर्गीकृत भी किया गया है। अगली कक्षा में हम पॉलीसैकेराइड्स के उन वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे।